Hello everyone, welcome back to your own YouTube channel that is GQ Governance and Grammar by गरिमा। पिछली वीडियो में हमने क्लास 10th का पावर शेयरिंग चैप्टर किया और इस वीडियो में हम क्लास 12th को कवर करेंगे। क्लास 12th बुक नंबर 2 चैप्टर नंबर 1 चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग। और फिर से वही बात, ध्यान से सुनेंगे, अच्छे से सुनेंगे क्योंकि हमें चैप्टर रटना नहीं समझना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं, ज्यादा देर नहीं करेंगे, फालतू बात नहीं, स्टार्ट करते हैं। आपके पास आज हमने जो चैप्टर करना है वो है बुक 2 चैप्टर 1 चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग। चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग नाम से ही क्लियर है कि एक्चुअल में किस बारे में और किस चीज के रिगार्डिंग बात हो रही होगी। इस सेशन में हम लोग पढ़ेंगे चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग, क्या क्या चैलेंजेस रहे। पार्टीशन हुआ हमारी कंट्री का, ये हमें पता है, क्या हुआ कैसे हुआ, एंड नेहरूज अप्रोच टू नेशन बिल्डिंग, जो हमारे फर्स्ट पीएम थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने नेशन बिल्डिंग के लिए क्या क्या अप्रोच अपनाई, इस बारे में हम लोग इस वीडियो पर बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात जो फर्स्ट टॉपिक आता है हमारा वो है चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग। कहता है इन द मिडनाइट ऑफ 14th एंड 15th अगस्त 1947 इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली। ये हम सबको पता है, 14th अगस्त को पाकिस्तान को और 15th अगस्त को इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली। और पंडित जवाहरलाल नेहरू कौन थे? हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे। उन्होंने अपनी एक बहुत फेमस स्पीच दी, ट्राइस्ट विद डेस्टिनी। ट्राइस्ट विद डेस्टिनी, जिसका मैं आपको एक विजन दिखाती हूँ। देखो, ये वो स्पीच थी। लॉन्ग इयर्स अगो वी मेड अ ट्राइस्ट विद, करते हुए इस तरीके से हम ये पूरी की पूरी उनकी जो स्पीच है, उन्होंने जब ये स्पीच दी ट्राइस्ट विद डेस्टिनी स्पेशल सेशन के अंदर, उनकी बात का मेन फोकस क्या था? उनकी बात का मेन फोकस था कि कितने सालों बाद हम ब्रिटिशर्स के चंगुल से, ब्रिटिशर्स के कब्जे से, ब्रिटिशर्स की कॉलोनी होने से बाहर निकलेंगे। अब हम एक इंडिपेंडेंट नेशन बनेंगे और उस इंडिपेंडेंट नेशन के अंदर क्या होगा? सबसे बड़ी चीज जो होगी वो होगी डेमोक्रेसी। क्या होगी? डेमोक्रेसी होगी। और दूसरा क्या काम होगा? गवर्नमेंट विल वर्क फॉर द गुड ऑफ ऑल, स्पेशली पुअर एंड सोशली डिसएडवांटेज्ड पीपल। जो सरकार है वो किसका काम करेगी? स्पेशली किसके ऊपर फोकस? काम सबका करेगी, लेकिन स्पेशल फोकस किसके ऊपर देके चलेगी? स्पेशली जो पुअर है या फिर सोशली जो डिसएडवांटेज्ड ग्रुप है उसके ऊपर ज्यादा ध्यान देकर चलेगी। ध्यान में रखने वाली एक बात जो है ना, वो ये है कि अभी आपको नेक्स्ट स्लाइड के साथ मैं एक फैक्ट बताऊंगी रिगार्डिंग नॉट 14th एंड 15th अगस्त फॉर सिलेक्शन ऑफ व्हाट? इंडिपेंडेंस, राइट। देखिए, चैलेंजेस की अगर हम बात करें ना, सबसे पहले एक चीज को जो ध्यान में रखना है वो ये है कि जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली, हमने तो इंडिया की बात करनी है, चैप्टर इंडिया का पढ़ना है, तो थोड़ी सी प्रॉब्लमैटिक सी सिचुएशन रही, एक वायलेंट और डिस्प्लेसमेंट भरा जो है ये डिसीजन रहा, क्योंकि एक इंडिया, एक भारत, खंड भारत ना रहकर अब वो दो हिस्सों में बढ़ चुका था। किसमें? इंडिया और पाकिस्तान। ठीक है, इंडिया और पाकिस्तान में डिवाइड हो चुका था। इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली कब? 15th अगस्त को। और पाकिस्तान को मिली कब? 14th अगस्त को। ध्यान में रखने वाली चीज ये है कि 14th अगस्त क्यों चुना गया फॉर पाकिस्तान, 15th अगस्त क्यों चुना गया फॉर इंडिया? सबसे लेसर नोन फैक्ट है ये, बट जब 14th अगस्त 1947 की बात है ना ये, तो उस टाइम के कैलेंडर के अकॉर्डिंग इट वाज 27th डे ऑफ रमदान।
हमारे मुस्लिम भाइयों का एक रमदान का महीना होता है, उसके अंदर जो 27th डे था वो था 14th अगस्त पड़ रही थी डेट उस दिन। और ध्यान रहे जो 27th डे होता है ना, इसको पावरफुल नाइट या फिर नाइट ऑफ पावर, एक पावरफुल नाइट या फिर नाइट ऑफ, क्या बोला जाता है, पावरफुल नाइट ऑफ। इसीलिए पाकिस्तान ने तो ये चुना, क्या चुना, 14th अगस्त की डेट को चुन लिया, किस लिए, अपनी इंडिपेंडेंस के लिए। भी आई टोल्ड यू क्यों चुना, क्योंकि 14 अगस्त 1947 was the 27th day of Ramadan month, and 27th day of Ramadan month is known as night of पार, नाइट ऑफ पार बोलते हैं। और इसका एक और रीजन भी है कि इस दिन ना इस्लाम में माना जाता है जो उनके कुरान शरीफ है ना, कुरान वॉज फर्स्टली रिवील्ड टू प्रॉफिट, जो इनके प्रॉफिट मोहम्मद रहे हैं, उनको कुरान फर्स्ट रिवील किया गया था किस दिन, ऑन दैट 27th डे ऑफ रमदान, जिसको नाइट ऑफ पार बोलते हैं। तो पाकिस्तान ने तो इसलिए चुना ये दिन। बात करें अगर इंडिया की, तो आप लोगों को याद होगा 1942 में गांधी जी ने चलाई थी क्विट इंडिया मूवमेंट, यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन चलाया था। भारत छोड़ो आंदोलन की जो या क्विट इंडिया मूवमेंट की एग्जैक्ट डेट थी वो थी 8 अगस्त 1940। गांधी जी चाहते थे कि ये नेशन वाइड फैले, ठीक, गांधी जी क्या चाहते थे कि नेशन वाइड फैले। अब नेशन वाइड फैलाने के लिए टाइम तो चाहिए, प्रॉपर जो नेशन वाइड फैलने के बाद ये फुल फ्लेज फ्लो से जब क्विट इंडिया मूवमेंट चली, वो डेट थी कौन सी, 15 अगस्त 1942। तो कहा जाता है कि इसको को मेमोराइज करने के लिए 15 अगस्त को चुना गया। आप लोगों को एक बात और भी बताती हूँ, हमारे नेशनल फ्लैग के बारे में तो जानते हैं आप लोग, ट्राई कलर्ड फ्लैग, जानते हैं ना। ऐसे कुछ कुछ फैक्ट्स हम ऑलमोस्ट हर चैप्टर में डिस्कस करेंगे, बिकॉज ये जो बुक 2 है ये हमारी इंडिया की बुक है, और अगर इंडियन पॉलिटिक्स की बुक है तो इंडियन पॉलिटिक्स के तो फैक्ट्स हमें पता ही होने चाहिए, भारतीय हैं हम। हमारे पास जो हमारा जो फ्लैग है, ट्राई कलर्ड फ्लैग जो है, महात्मा गांधी के एक फॉलोअर थे जिनका नाम था पिंगली वेंकैया, बहुत अच्छे से फॉलो करते थे। तो महात्मा गांधी के कहने पर पिंगली वेंकैया ने क्या किया था, हमारा जो ट्राई कलर्ड हॉरिजॉन्टल फ्लैग है उसको बनाया था along with अशोक चक्र in between, ठीक है। एंड ये फ्लैग कब बना था, दिस फ्लैग was made on July 22 1947। वैसे ही कुछ लेसर नोन फैक्ट्स हम आगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के रिगार्डिंग भी बात करेंगे जब हमारा टाइम आएगा। अगर सारे फैक्ट्स की बात करेंगे अभी चैप्टर छूट जाएगा, लेकिन उसको ना छोड़ते हुए वापस आते हैं ट्रैक पे।
क्या ट्रैक था हमारा, क्या चल रहा था? वी वर टॉकिंग अबाउट द चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग। कौन से 3 चैलेंजेस थे जो नेशन बिल्डिंग के लिए उस टाइम पे आ रहे थे? There were 3 challenges of nation building. The very first one was accommodation and unity. Next was establishing democracy. And the third one was development and well-being of society. Development and well-being of society. ठीक है जी। अब बात करते हैं किसकी? फर्स्ट पॉइंट की हमारे accommodation and unity. जीने के लिए 3 चीजें चाहिए। मूवी भी है, हम में से किसी ने देखी नहीं होगी, हमारी जनरेशन ने। स्टिल कोई बात नहीं, बता देते हैं। एक मूवी भी है जिसका नाम है रोटी कपड़ा और मकान। अकोमोडेशन यही चीज है। मुद्दा क्या था नेशन बिल्डिंग के टाइम पे? फर्स्ट और द इमीडिएट चीज इसकी रिक्वायरमेंट थी, वो क्या थी? रोटी कपड़ा और मकान की कंट्री को हमने क्या करना है? शेप करना है। शेप क्या करना है? एक यूनाइटेड फॉर्म में शेप करना है, अच्छे से शेप करना है। और यूनाइटेड फॉर्म में शेप करने के बाद क्या करना है? लोगों को अकोमोडेशन, घर, वही रोटी कपड़ा और मकान जरूर देना है। शेल्टर की रिक्वायरमेंट है। और जो सबसे बड़ी जो बात थी कि उस टाइम पे हिंदू मुस्लिम के मुद्दे बहुत उठे हुए थे, तो उन सबको ध्यान में रखते हुए, इतनी डाइवर्सिफाइड पॉपुलेशन को ध्यान में रखते हुए, उन सबको अकोमोडेट करना, उन सबको एक लेवल देना, उन सबको एक जगह देनी विदाउट एनी लड़ाई, दैट वाज द वेरी फर्स्ट चैलेंज ऑफ नेशन बिल्डिंग। अच्छा, ध्यान रहे उस टाइम पे देयर वर डिफरेंट लैंग्वेजेस, डिफरेंट वर्नाकुलर लैंग्वेजेस, डिफरेंट स्टेट लैंग्वेजेस, डिफरेंट सॉर्ट ऑफ लैंग्वेजेस स्पोकन बाय पीपल। तो हमें वो भी ध्यान रखना था। अलग कल्चर, अलग रिलीजन, अलग लैंग्वेजेस, इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए हमारे देश को डिवाइड करना था। ठीक है। सीरियस कंसर्न्स में से सबसे मेजर कंसर्न मैंने बताया किसका? यूनाइटेड रहने का। पहले ही भाई ये मुट्ठी जो है वो खुल चुकी थी, ये हाथ जो है वो हिंदू और मुसलमान के मुद्दों में बट चुका था। जबकि दैट वाज बेसिकली द डिवाइड एंड रूल पॉलिसी ऑफ ब्रिटिशर्स, बट स्टिल हम लोग उस झांसे में आ चुके थे, हम लोग अपने आप को अलग तोड़ चुके थे। अब जो हमारे मेकर्स थे, जो हमारी गवर्नमेंट थी, जो हमारे लीडर्स थे, उनके सामने सबसे पहला जो चैलेंज आया वो क्या आया? अकोमोडेशन एंड यूनिटी ऑफ द नेशन। नेक्स्ट की बात करें, व्हाट वाज द नेक्स्ट वन? इट वाज एस्टेब्लिशिंग डेमोक्रेसी। भाई डेमोक्रेसी को एस्टेब्लिश करना तो अलग ही मुद्दा था, क्योंकि अभी तक हम किसके अंदर थे? वी वर अंडर द कॉलोनियल रूल। किसके अंदर थे? हम कॉलोनी के, हम वी वर द कॉलोनी, हम कॉलोनियल रूल के अंडर थे, ब्रिटिशर्स के कॉलोनियल रूल के अंडर थे। अब सबसे बड़ी बात क्या थी? अपने को बोलने का अधिकार नहीं था। जुबान थी, बोलने का अधिकार नहीं था, है ना? तो ये बात हुई कि हमें कॉलोनियल रूल के अंडर रहते हुए बहुत अरसा हो गया था। अब जो हमारे मेकर्स थे उनके पास चैलेंज था क्या? टू गिव फंडामेंटल राइट्स। हम लोगों को क्या देना? उनका एक बेसिक फंडा था, दैट वाज टू गिव अस द फंडामेंटल राइट्स देने थे। फंडामेंटल राइट्स कैसे देने थे? कि अब भाई इंडिया के अंदर ना पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चलेगा। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के बेसिक फीचर्स क्या हैं? कि जो सारा का सारा पैटर्न है वो एक डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क से चलेगा। और डेमोक्रेसी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो नॉट इसलिए कि भाई पहले ब्रिटिशर्स ने रूल किया, बल्कि इसलिए कि हमारे मेकर्स का मानना था कि एक नेशन का असली डेवलपमेंट किसके थ्रू हो सकता है? सिर्फ और सिर्फ डेमोक्रेसी के थ्रू ही हो सकता है। और कोई अदर मीन्स नहीं माने जा सकते जो कि
हमारे नेशन के फायदे के लिए। चलिए थर्ड बात करते हैं। अब जो थर्ड चैलेंज था नेशन बिल्डिंग, वो था सो द थर्ड चैलेंज वाज डेवलपमेंट एंड वेलबींग ऑफ द सोसाइटी। सो डेवलपमेंट एंड वेलबींग ऑफ सोसाइटी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज थी ऑब्वियसली। क्या कि जितने लोग हैं यहाँ पे सब सब क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, ऐसी स्टेट में होने चाहिए कि लोग आपस में डेवलप मतलब डेवलपमेंटल स्टेज रहनी चाहिए इनकी। कोई भी माइनॉरिटी है, चाहे वो रिलीजियस माइनॉरिटी है, चाहे वो कल्चरल माइनॉरिटी है, चाहे वो पॉलिटिकल माइनॉरिटी है, या फिर लिंगुअल माइनॉरिटी है, सबको क्या रखा जाएगा, इक्वल रखा जाएगा। सबसे बड़ा मेजर पॉइंट ये था। ऑल्सो इसलिए क्या किया गया था, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी इसलिए बनाए गए थे, किस लिए बनाए गए थे, ताकि सबको क्या किया जाए, इक्वल किया जाए। और मोर ओवर जो मेन जो फोकस था दैट वाज ऑन द इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी। पॉवर्टी को हटाना एक अलग कंसेप्ट था और मेजर ध्यान में रखने वाला कंसेप्ट मेकर्स के। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा पार्टीशन, डिस्प्लेसमेंट एंड रिहैबिलिटेशन। अभी हमने पढ़ा कि इंडिया, जो ब्रिटिश इंडिया था, नॉट इंडिया, जो ब्रिटिश इंडिया था that was divided into India and पाकिस्तान। दो हिस्सों में बांटा गया था। इन दो हिस्सों में बांटने के कंसेप्ट को बोला गया टू नेशन। क्या बोला गया, टू नेशन। टू नेशन थ्योरी बेसिकली वाज propounded या फिर propounded ही बोलते हैं हम उसको, इनिशिएट की गई, आइडिया दिया गया बाय मुस्लिम लीग एंड स्पेशली मोहम्मद अली जिन्ना। उनको मानना था ना, पता है क्या लोगों के मन में, जो हमारे मुस्लिम भाई थे उनके मन में ये बात डाल दी कि एक हिंदू मेजोरिटी देश के अंदर तुम्हारा भला कैसे हो सकता। सबके दिल और दिमाग में इस बात को डाल दिया गया कि एक हिंदू मेजोरिटी देश के अंदर तुम्हारा भला होना पॉसिबल ही नहीं। और कांग्रेस और कांग्रेस के जो लीडर्स थे वो इस चीज के बिल्कुल भी फेवर में नहीं थे। लेकिन ब्रिटिशर्स की डिवाइड एंड रूल पॉलिसी थी, तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में कंपटीशन करवा के पाकिस्तान की फॉर्मेशन। देश को अब कितने हिस्सों में बांट दिया गया, देश को दो हिस्सों में बांट दिया, इंडिया और पाकिस्तान। इंडिया फॉर हिंदूज एंड पाकिस्तान फॉर मुस्लिम्स। लेकिन ये पाकिस्तान बनाने का जो प्रोसेस था, जो पार्टीशन का प्रोसेस था, इट वाज नॉट वेरी इजी। ये नहीं कि भाई से हो गया काम, छड़ी चलाई काम हो गया, ऐसा कुछ नहीं। सोनपरी नहीं आई डिवाइड करने के लिए देश को। ये ब्रिटिशर्स ने जो पॉलिसी अपनाई थी, हम हमारी थोड़ी सी कमी रही कि हम उसमें उस ढांचे में आ गए, और उस ढांचे में आने के बाद जो प्रोसेस था बहुत मुश्किल रहा। द प्रोसेस ऑफ फॉलोइंग रिलीजियस मेजोरिटी फॉर डिवीजन ऑफ नेशन। देश किस पे बेस पे डिवाइड हो रहा था, रिलीजियस बेस पर, जहाँ पे जो भी मेजोरिटी रहेंगे, मेजोरिटी मुस्लिम्स का देश जो है वो पाकिस्तान कहलाएगा, मेजोरिटी हिंदू का देश जो है वो हिंदुस्तान या फिर इंडिया कहलाएगा। बहुत पेनफुल एंड देयर वर अ लॉट ऑफ डिफिकल्टीज। इतना आसान भी नहीं था, बहुत सारी डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ा। जैसे कि सबसे पहले की बात करें हम, और जो सबसे मेजर डिफिकल्टी उठी थी वो थी प्रॉब्लम ऑफ माइनॉरिटीज। कोई भी जो प्रॉब्लम, जो माइनॉरिटीज थे दोनों साइड, कौन थे, माइनॉरिटीज दोनों साइड। हुआ क्या, जैसे पाकिस्तान के अंदर जो हिंदू रह रहे हैं और जो इंडिया के अंदर जो मुस्लिम्स रह रहे हैं, उनके साथ बहुत किसी भी तरीके से उनको टॉर्चर करने का कंसेप्ट जो था, उनको परेशान करने का, उनको दुख देने,
जो तरीका था उसको जो जो भी चांस मिलता था उसको छोड़ा नहीं। लैक्स लाखों हिंदूज और जो मुस्लिम्स थे पाकिस्तान एरिया में, हिंदूज और हिंदुस्तान एरिया में मुस्लिम्स, उनको ट्रैप कर लिया गया। उनको ना एक तरीके से अनडिजायरेबल एलियंस के तौर पे कंसिडर किया गया कि भैया वह तो देखो था तो उनका अपना घर, लेकिन अब देश डिवाइड हो गया तो उनको ये रियलाइज करवाया गया कि ये अब तुम्हारा घर नहीं है। बहुत ज्यादा मारा पीट हो गया। और इसमें ना एक दिक्कत और भी हुई, जो परेशानी लोगों को सामना करना पड़ा, रिविजन करने में भी दिक्कत हुई। उस पॉइंट को भी आगे मैं आऊंगी, इस पॉइंट को मैं समझाऊंगी। जो माइनॉरिटीज थे दोनों तरफ, दे वर इजी टारगेट ऑफ अटैक्स, उन पे बहुत इजीली अटैक किया गया। मेरे को एक कहानी याद आती है, हमने बचपन में, मैंने बचपन में एक कहानी पढ़ी थी एक बीबी की, मुझे एग्जैक्ट तो नहीं मैं कह सकती, बट वो क्या था कि हिंदुस्तान की सिख बीवी थी कोई, वो पाकिस्तान के अंदर रह रही थी, और वहां से आने वाली और परिवार जो उनको कह रहे थे कि चलिए अब चलते हैं यहाँ से, ये अब हमारा देश नहीं रहा। तो उन्होंने बोला कि भाई आप ऐसे कैसे कह सकते हो कि मैंने तो अपनी जिंदगी के 70 साल यहाँ पर निकाल दिए, मेरा देश कैसे नहीं है, और ये जो मेरे पड़ोसी हैं ये तो सब मेरे भाई बहन है, ये मेरा परिवार है, आप मुझे ऐसे कैसे कह सकते हो कि ये हमारा देश नहीं है। उस परिवार ने उनको समझाने की बहुत कोशिश की, क्योंकि वो परिवार जान रहा था, वो सिख हुई भी थी, वो सुन नहीं पा रही थी, देख नहीं पा रही थी चीजों को कि क्या हो रहा है आसपास। तो वो जैसे ही अपने घर से निकलते हैं, उस सिख बीबी को लेकर बाहर निकलते हैं, एंड ऑल ऑफ अ सडन होता क्या है कि एक परिवार, वो अपने घोड़े को लेके, एक हिंदू परिवार अपने घोड़े को लेकर जा रहा होता है वहां से, और वो क्या करते हैं, वो मुस्लिम जो वो होते हैं, ये क्या होते हैं, ये शरारती तत्व होते हैं। ये हिंदुस्तान में भी थे और ये पाकिस्तान में भी थे, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये पाकिस्तान में ही थे, ये हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों में थे, जिनका काम सिर्फ और सिर्फ देश के मुद्दों को और ज्यादा बढ़ाना। तो वैसे कुछ शरारती तत्व आते हैं और उस हिंदू परिवार को क्या करते हैं, गला उनका काट देते हैं, और मुंह ओवर जो उनके साथ घोड़ा था, जिस घोड़े को लेकर जा रहे थे, उस घोड़े को भी वो मार देते हैं। तो वो परिवार जो सिख बीवी को समझा रहा था, वो परिवार आखिरकार सिख बीवी को कैसे बोलता है कि अब आप देखिए, जब हमारा तो फिर भी मजहब है, हम तो फिर भी हिंदू मुसलमान सिख ईसाई हैं, ये घोड़ा, ये ना तो हिंदू था ना मुसलमान, ना ये सिख था ना ईसाई, जब इसको नहीं छोड़ा गया तो आपको किस तरीके से छोड़ देंगे लोग। और ऐसी ही कहानियां जो है हमारे हिंदुस्तान की भी सुनने को मिली। ऐसा नहीं है कि हमारे हिंदुस्तान में काम नहीं हुआ, बिल्कुल ऐसी कहानियां हमारे खुद के परिवार, अपने परिवार में बात कीजिएगा, अगर आपके दादा नहीं तो एटलीस्ट आपके परदादा तो जरूर जो है वो पाकिस्तान साइड से आए होंगे। कहीं ना कहीं परिवार का कोई ना कोई ऐसा सदस्य जरूर होगा जो पाकिस्तान से आया होगा। मैंने भी अपने दादाजी, अपने फादर से कहानियां सुनी है, मेरे दादाजी के वहां से आने की, मुल्तान से आने की, पाकिस्तान से, लाहौर से आने की, जो जो कहानियां, जो जो पार्टीशन की कहानियां हम लोगों ने उनसे सुनी है, वो आप लोगों को सुनने को जरूर मिलेंगे अपने दादाजी से। अच्छा, क्या था, नो सिंगल टेरिटरी ऑफ मुस्लिम मेजोरिटी, देश तो था, मुस्लिम्स और हिंदूज तो थे, लेकिन क्या था, देश इस तरीके से डिवाइडेड था कि हिंदू मेजोरिटी तो आपको एक जगह पे मिल सकती थी, लेकिन जो मुस्लिम मेजोरिटी थी वो इजीली मिलना पॉसिबल नहीं था। कैसे डिवाइड करते, जहां पे हिंदू मेजोरिटी में थे, उनको कैसे पाकिस्तान, उस जगह को कैसे पाकिस्तान का हिस्सा बनाया जा सकता था, पॉसिबल ही नहीं था, दूसरी डिफिकल्टी थी। अच्छा, तीसरी बात, नॉट ऑल मुस्लिम्स वांटेड टू जॉइन पाकिस्तान। अब जैसे मैंने अभी बताई ये बात, जैसे मैंने वो सिख बीबी की बात बताई, शी वाज नॉट रेडी टू जॉइन इंडिया, जो कि हम लोगों का देश उस टाइम पे बनाने की बात की गई थी कि जो मोहम्मदन्स नहीं है वो यहाँ से हिंदुस्तान की ओर चलते, वो रेडी नहीं थे ना, वैसे ही सब मुस्लिम्स भी पाकिस्तान को ज्वाइन करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। एंड प्रॉब्लम्स ड्यू टू पार्टीशन ऑफ पंजाब। अब जो मुद्दा उठा था वो था पंजाब एंड बंगाल का। पंजाब और बंगाल जो था, वो वो एरियाज थे जहाँ पे नॉन मुस्लिम्स जो थे मेजोरिटी के अंदर थे, लेकिन मुस्लिम्स भी एग्जिस्ट कर रहे थे। तो मिडनाइट 14-15 अगस्त, जब ये 1947 में ट्रॉमेटिक सिचुएशन का सामना हम सबने किया, ट्रॉमा था जो देश का विभाजन, उस टाइम पर जो ये देश थे, जो ये
पाकिस्तान और इंडिया की लड़ाई में जो सबसे ज्यादा फंसने वाली, जो सबसे ज्यादा चैलेंजिंग, जिनके सामने चैलेंजिंग सिचुएशंस आई, वो थे पंजाब और बंगाल। कोई काम होता है तो उस काम के नतीजे भी होते हैं, चाहे नतीजा भला हो चाहे बुरा हो, ये तो कोई नहीं देखता, लेकिन इस काम के भले नतीजों से ज्यादा बुरे नतीजे बहुत सारे सामने आए। और वो कौन कौन से थे, उनको हम बोलते हैं कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ पार्टीशन। पार्टीशन के कॉन्सिक्वेंसेस, ध्यान रहे पेपर में भी एक चीज आती है, जब कॉन्सिक्वेंसेस वर्ड आ जाता है ना, नॉट इन दिस चैप्टर, एनी ऑफ द चैप्टर, जब कॉन्सिक्वेंसेस वर्ड आ जाता है तो हम पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीजों की बात। कॉन्सिक्वेंसेस की बात कर रहे थे हम लोग। देखो कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ पार्टीशन में ना सबसे पहले जो पॉइंट आएगा वो आएगा मास किलिंग इन द नेम ऑफ रिलीजन। धर्म के नाम पर, धर्म यानी कि कौन सा धर्म की बात चल रही है यहाँ पे, हिंदू मुस्लिम, इस धर्म के नाम पर दोनों तरफ बॉर्डर की बहुत सी मास किलिंग हुई, यानी कि बहुत से लोगों को मौत के घाट उतारा गया रिलीजन के नाम। दूसरा पॉइंट आता है कम्युनल, कहता है लाहौर, ध्यान रहे, अमृतसर, कोलकाता, ये कम्युनल जोन्स बन गए। क्या बन गए? कम्युनल जोन्स, यानी कि इन एरियाज में मुस्लिम्स वाले एरिया में हिंदूज और हिंदूज वाले एरिया में मुस्लिम्स ने जाना बिल्कुल अवॉइड करना शुरू। नेक्स्ट आता है आपका रेफ्यूजी एंड रेफ्यूजी कैंप्स, अगेन एक मूवी भी है रेफ्यूजी। रेफ्यूजी और रेफ्यूजी कैंप्स क्या कहते हैं, कहते हैं दोनों तरफ माइनॉरिटीज जो थे उनको अपना घर छोड़ने पे मजबूर कर दिया गया था, और एक ऐसा इंसान जिसको अपना घर छोड़कर नमाड बना दिया जाता है, माइग्रेंट बना दिया जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेफ्यूजी। और उसको बॉर्डर क्रॉस करना था, और इस ड्यूरेशन में जो वो बॉर्डर क्रॉस कर रहा था, इस ड्यूरेशन में उसको कहाँ रुकना पड़ता? रेफ्यूजी कैंप्स के अंदर लोग रुके थे। अब रेफ्यूजी कैंप्स का नुकसान भी था। रेफ्यूजी कैंप्स में क्या हुआ, टैक्स बहुत ज्यादा, लोगों को, लोग पैदल जाया करते थे, आया जाया करते थे पैदल, तो रास्ते में उनके ऊपर बहुत सारे अटैक्स, बहुत सारा मारपीट बहुत ज्यादा हुई। और औरतों और बच्चों के साथ, औरतों के साथ बहुत रेप्स, जबरदस्ती उनके रिलीजन को चेंज करवाना, शादी करवाना। और तो और इन चीजों से बचने के लिए कोई कट्टर मुस्लिम परिवार, कट्टर हिंदू परिवार, इन्होंने क्या किया, अपने घर की लड़कियों को खुद ही मारना शुरू कर दिया, बेटी बेटी बहुओं को खुद ही जान से मारना शुरू कर दिया। किस लिए? ताकि कोई दूसरे जो दूसरे रिलीजन के लोग हैं वो इन पे कोई जुल्म ना ढा सके। एक ये सिक्स पॉइंट है, मेरे पीछे दिख नहीं रहा होगा, मैं बता देती हूँ। ये सिक्स पॉइंट है रिप्रेजेंटेशन इन शॉर्ट नॉवेल्स, स्टोरीज, पोएम्स, फिल्म्स एक्सेट्रा। कहता है उस टाइम के जो राइटर्स थे, जो पोएट्स थे, उन्होंने ये जो भी घटनाएं घटी उनकी आंखों के सामने, उन्होंने सबकी सब अपनी राइटिंग्स में, अपने नॉवेल्स में, अपनी शॉर्ट स्टोरीज में, अपनी पोएम्स में, अपनी फिल्म्स में, इन सब में जताना शुरू कर दिया। आगे पॉइंट देखते हैं। consequences ऑफ पार्टीशन में सेवेंथ पॉइंट आता है फाइनेंशियल एसेट्स का भी डिवीजन हो। जैसे घर का बंटवारा होता है ना, ठीक वैसे जब देश का बंटवारा हुआ, ये सिर्फ, इट वाज नॉट द डिवीजन ऑफ प्रॉपर्टी, सिर्फ प्रॉपर्टी, एरिया, हिंदू मुस्लिम ये सब नहीं हुआ था, इसके अंदर लाइबिलिटीज, एसेट्स सब कुछ बटे थे। यानी कि मान लो उस टाइम पे जो टेबल्स, जो चेयर्स, जो टाइपराइटर्स, ठीक है, जो इनफैक्ट बुक्स, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, ये तो बहुत बड़ी बड़ी चीजें हैं फिर भी। और तो और जो पेपर क्लिप्स भी थे ना, उनको भी इक्वल बांटा गया था दोनों देशों, इक्वल डिवीजन किया गया था। जो
रेलवे, जो गवर्नमेंट जो कुछ भी था सब कुछ इक्वल डिवाइड किया गया था। अच्छा, उसके बाद लगभग लगभग ये देखो कि कम्युनल डिवीजन जो हुआ ना, 80 लाख पीपल, वो रेफ्यूजीज बनने पे, वो माइग्रेंट्स बनने पे, जो कम्युनल डिवीजन हुआ, ये जो आपका 8 पॉइंट है, ये बताता है कि 80 लाख पीपल जो है वो कम्युनल बेसिस पे क्या करना पड़ गया, मूव करना पड़ा था। अप्रोक्सीमेटली हाउ मच? 80। अच्छा, उसके बाद एक पंगा और क्या पड़ा, इशू ऑन द आइडेंटिटी ऑफ इंडिया। अब इंडिया की आइडेंटिटी पे इशू हो गया क्या, कि भाई अब मुस्लिम्स चले गए यहाँ से, तो मुस्लिम्स के जाने के बाद इंडिया अगर सिर्फ हिंदूज की कहाँ का स्टेट रहेगा, का कंट्री रहेगा, तो व्हाट अबाउट क्रिश्चियंस, जैन, बुद्धिस्ट, सिख, इन सब का क्या होगा? कि मुस्लिम्स को तो चल भेज दिया मुस्लिम कंट्रीज के अनुसार, लेकिन बाकी ये जो है इनका क्या रहेगा? क्या इंडियन गवर्नमेंट इनका फायदा देखेगी? क्या इंडियन गवर्नमेंट इनको सपोर्ट करेगी? तो इंडिया की अपनी आइडेंटिटी पे बहुत बड़ा सवाल उठ गया था। उसके बाद आता है मुस्लिम लीग फॉर मुस्लिम्स एंड हिंदू महासभा फॉर हिंदूज। कहते पॉलिटिकल इंटरेस्ट जागृत हो रहा था, इसलिए मुस्लिम लीग बना दी गई फॉर द वेलफेयर ऑफ मुस्लिम्स, और हिंदू महासभा बनाई गई फॉर द वेलफेयर ऑफ हिंदूज। वो सिर्फ एक दूसरे का ध्यान नहीं रखते थे, सही ध्यान। फॉर मोस्ट ऑफ द लीडर्स जो थे, पॉजिटिव चीज यही रही कि सबका मानना था कि भैया इंडिया विल बी अ सेक्युलर नेशन नाउ। सेक्युलर यानी कि दे आर अलाउड टू फॉलो एनी ऑफ द रिलीजन, द पीपल ऑफ इंडिया आर अलाउड टू फॉलो एनी ऑफ द रिलीजन विदाउट कोई जोर जबरदस्ती एक्चुअली। तो ये भी, इस चीज का भी आइडियल यहाँ पे ले डाउन किया गया किस टाइम पर, एट द टाइम ऑफ पार्टीशन। कॉन्सिक्वेंस ही काउंट कर सकते हैं इसको हम, पार्टीशन। एक बात, हमारी एनसीईआरटी बुक के अंदर थोड़ा सा ज्यादा तवज्जो दी गई है इस चीज को, तो उसके अकॉर्डिंगली बात कर लेते हैं। महात्मा गांधी की अगर बात करें तो 1947 में 15 अगस्त को जब इंडिपेंडेंस डे की सेलिब्रेशन चल रही थी, तो ध्यान रहे महात्मा गांधी ने किसी भी सेलिब्रेशन में पार्टिसिपेट नहीं किया था। कोलकाता के अंदर बहुत सी हिंदूज और मुस्लिम्स की लड़ाइयां चल रही थी, बहुत से झगड़े चल रहे थे, बहुत सी अट्रोसिटीज, बहुत सी मास किलिंग्स, बहुत टैक्स, बहुत कुछ बुरा चल रहा था। तो महात्मा गांधी ने वहां गए, और महात्मा गांधी को बहुत बुरा लग रहा था, बिकॉज महात्मा गांधी ने हमेशा जो आइडिया दिया वो दिया सत्याग्रह का और अहिंसा का, है ना, अहिंसा का दिया। तो इन चीजों को इग्नोर करके वहां पे एक दूसरे को मारा पीटा जा रहा था, तो महात्मा गांधी वहां गए, कन्विंस करने की कोशिश की, और यस, महात्मा गांधी के वहां रहने से सिचुएशन जो है वो बहुत ज्यादा संभली भी, सुधरी भी वहां की सिचुएशन। दिल्ली के अंदर भी बहुत सारी वायलेंस हुई उस टाइम पर, और महात्मा गांधी ने स्टिल एक बात बोल दी कि लेट देम स्टे, मुस्लिम्स की बात कर, कि लेट देम स्टे इफ दे वांट टू, उनकी डिग्निटी को कोई भी आंच नहीं आनी चाहिए। ये महात्मा गांधी की स्टेटमेंट थी, और महात्मा गांधी की वजह से ही कुछ जो झगड़े थे, कुछ ऐसे मुद्दे थे, उनको सॉल्व किया गया। लास्ट टॉपिक जो आज की वीडियो में हमने कवर करना है वो है नेहरूज अप्रोच टू नेशन बिल्डिंग। महात्मा गांधी का रोल हमने पढ़ लिया, लेकिन पंडित जे एल नेहरू जो हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे, कौन? पंडित जे एल नेहरू, इनका रोल क्या था? ध्यान रहे इनके अलावा एक आपने पढ़ी होगी INA, है ना, सुभाष चंद्र बोस, उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले रहा है। अच्छा, एक सरदार वल्लभ भाई पटेल का, उनको तो आयरन मैन बोला गया, और उनके बारे में डिटेल में हम एक्चुअली इस चैप्टर की नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने क्या रोल प्ले किया। बिफोर दैट लेट्स टॉक अबाउट पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू की बात करें तो ये हम सबको पता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू वाज द फर्स्ट पीएम, और अभी इलेक्शंस का दौर चल रहा है यहाँ भी, तो ध्यान रहे जवाहरलाल नेहरू वाज द फर्स्ट पीएम टू बी पीएम for consecutively 3 tenures.
and after him now PM Modi ji will be the second one after Pandit Jawaharlal Nehru to be like for being PM for consecutively 3 tenures. 3 tenures यानी कि 15 साल लगातार पीएम रहने का सबसे पहला जो नाम दर्ज हुआ है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू का ही है, चाचा नेहरू, 14 नवंबर, राइट। चलिए, नेहरू जी की क्या अप्रोच थी। नेहरू जी ने एक बहुत फर्म स्टैंड लिया था कि भैया इंडिया जो है पॉलिटिकली डिवाइड हो रहा है। एक बात आती है, इंडिया में ना 565 एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस प्रिंसली स्टेट्स। सिंपल वर्ड्स में बोले तो ऐसी जगह जहां पे किसका रूल था, राजा महाराजाओं का, प्रिंसेस वगैरह। एंड दे रेडिली अग्रीड टू बी पार्ट ऑफ इंडिया, इजिली मान गए। बट जो नहीं माने मुद्दा उनका था कि वो इंडिया का पार्ट नहीं थे, वो पाकिस्तान का पार्ट नहीं थे, तो वो किसका पार्ट बनना चाहते थे। और नेहरू जी की अप्रोच ये थी कि भाई वो इंडिया का ही पार्ट बने। तो क्या हुआ, स्मॉलर प्रिंसिपैलिटीज को, जो जो ये प्रोविंसेस थे, डिवाइडेड थे, इनको इन्होंने क्या किया, स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन कमेटी बनाई 1953 के अंदर। इसलिए जो रीजनल एस्पिरेशंस है, हर रीजन की जो अपनी पॉलिटिकल डिमांड्स हैं, उनको फुलफिल करने के लिए स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बनाई इन्होंने। और इनका काम था एक इंडिया की यूनिटी को स्ट्रेंथन करना। इनकी गवर्नमेंट फ्लेक्सिबल थी, ऑटोनॉमी भी दे रही थी, यानी कि जो राजा महाराजा, अगर राजा महाराजा रहते हुए इंडिया का हिस्सा बन जाए तो उनको ऑटोनॉमी दे रही थी कि तुम रूल करते रहो जैसे करना है, बट एक कागज पे सिग्नेचर्स कर दो कि यस यू आर द पार्ट ऑफ इंडिया। और वो जिस कागज पे सिग्नेचर करने थे उसको हम बोलते हैं इंस्ट्रूमेंट ऑफ सेशन, इंस्ट्रूमेंट ऑफ सेशन बोलते हैं। साइन करवा लेते थे। लेकिन इसके बाद भी पंगा हुआ। जूनागढ़, हैदराबाद, कश्मीर, मणिपुर, ये जो जगह थी ना, they were not ready to either join India, they were not ready to either join Pakistan, इंडिपेंडेंट ऑटोनोमस रहना चाहते थे। बहुत इशू था, ये कोई नॉर्मल बात नहीं है। बट जेएल नेहरू जी एक्चुअली वांटेड कि वो क्या करें, किसका हिस्सा बने, इंडिया का हिस्सा बने। पर ये मिड 20th सेंचुरी में, मच बिफोर इंडिपेंडेंस की अगर मैं बात करूं, तो इंडिया के अंदर एक सेक्युलरिज्म का कंसेप्ट आ ही चुका था। जेएल नेहरू जी बहुत सेक्युलरिटी और यूनिटी एंड डाइवर्सिटी में विश्वास रखने वाले थे। तो उनका काम था कि भाई मुझे एक वेलफेयर स्टेट बनानी है, सिर्फ उस बारे में वेलफेयर के बारे में बात करनी है, लोगों के, जनता के वेलबींग के बारे में बात करनी है, मुझे डिविजन्स नहीं करनी। डिस्पाइट डिस्करेजमेंट ही वाज सक्सेसफुल इन स्ट्रेंथनिंग द सेम। और इन्होंने बहुत सी प्रिंसली स्टेट्स है, हम प्रिंसली स्टेट्स को भी डिटेल में पढ़ेंगे, स्पेशली कौन कौन सी, कश्मीर को और हैदराबाद को। जूनागढ़ भी पढ़ेंगे, बट कश्मीर और हैदराबाद हमारे पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है, इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया कि नेहरू जी ने क्या किया, कंट्री का हिस्सा बनाने के लिए क्या किया, स्टेट्स रिऑर्गेनाइजेशन कमीशन बनाई कि वो अपने स्टेट्स को रिऑर्गेनाइज कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर एस्पिरेशंस, और जिस भी बेसिस पे वो करना चाहते हैं। एंड देन उन्होंने इंडिया को ज्वाइन करवाने के लिए उनसे क्या करवाया, इंस्ट्रूमेंट ऑफ सक्सेशन साइन करवाया, जिसके अकॉर्डिंगली वो क्या करेंगे, इवन तो ऑटोनोमस रूल भी रखना चाहे तो रख सकते हैं, बट वो क्या मानेंगे, स्टेटशिप मानेंगे इंडिया की, कि यस अब वो किसका हिस्सा है, इंडिया का। तो यहाँ तक था हमारा फर्स्ट पार्ट। आगे हम प्रिंसली स्टेट्स को पढ़ेंगे, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर बीइंग देयर टिल नाउ, थैंक यू फॉर वाचिंग, स्टे ट्यून्ड। एंड यस, चैप्टर रटा तो नहीं ना, समझा ना, और समझने से क्या होना चाहिए, हमारे दिमाग का दिल गार्डन गार्डन। थैंक यू, कीप वॉचिंग।